Hello, hi everyone. How are you all? Hope all of you are doing very fine. तो बच्चों वेलकम है हमारे लेक्चर 14 में कैप्सूल सीरीज के। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था। उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज मैं लेके आया हूँ कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो आज हमारा फाइनल रिवीजन रहने वाला है, फाइनल लेक्चर रहने वाला है कंसोलिडेशन के ऊपर। अभी तक मैंने कंसोलिडेशन में आपसे क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट कंसोलिडेशन कैसे होता है, क्या नुआंसेस हैं, कौन कौन से 5 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट्स। हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी, तो अब बहुत कुछ हमारे लिए नया नहीं बचता है। बस पीएनएल के नुआंसेस समझ लेने हैं, कंसेप्ट वही है, बात नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को करना है। तो करें आगाज़, करें स्टार्ट विद योर मेंटर फ्रेंड मोहित अग्रवाल। करो सर स्टार्ट। देखो, तो बच्चों आज पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो जैसे कि मेरे बच्चों को पता है कि पीएनएल अकेला नहीं, साथ में बनेगा। पीएनएल अकेला नहीं, साथ में बनेगा। किसके साथ में? होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का जोड़ के कंसोलिडेटेड पीएनएल बनेगा। सिंपल सा फंडा इतना सही है कि पीएनएल को अगर कंसोलिडेट करना है तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों दोनों को जोड़ के बनाना होगा। पीएनएल होल्डिंग का, पीएनएल सब्सिडरी का, दोनों का जोड़ दिया, कंसोलिडेशन हो गया। अमिताभ जी का और अभिजीत का दोनों का पीएनएल अपन ने जोड़ दिया तो कंसोलिडेशन हो गया। सर इतना सही है कंसोलिडेशन? हाँ, देखो कंसोलिडेशन के लिए एक एग्जांपल लाया हूं मैं आपके लिए। कंसोलिडेशन को स्टार्ट करेंगे और ओवर कर देंगे। Consolidated statement of profit loss. Cashwick Company acquired 80% equity share capital of Davant Company on 1st June 2015. Both company have 31st May 2016 as year end. ठीक है, दोनों कंपनी का ईयर एंड दिया हुआ है। कैशविक कंपनी ने डी कंपनी को, मतलब पेरेंट कंपनी ने 1 जून को एक्वायर किया है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 12 महीने की एक्विजिशन है। सामने वाली कंपनी को हमने एक्वायर किया है। और आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे क्वेश्चन कहता है कि कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओ। तो कैसे बनाओगे? सर अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पीएनएल को कंसोलिडेट कैसे करेंगे? ये आपको पेरेंट का पीएनएल दिया हुआ है, ये आपको सबका पीएनएल दिया हुआ है, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल प्लस माइनस की एक्सरसाइज है बच्चों। दोनों के रेवेन्यू ऐड कर देने, दोनों के रेवेन्यू आपको ऐड कर देने, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल ऐड कर देनी है, दोनों का जीपी ऐड कर देना है, दोनों का ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देना है, दोनों का पीबीटी ऐड कर देना है, दोनों का इनकम टैक्स एक्सपेंस ऐड कर देना है। कंसोलिडेशन डन। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा कंसोलिडेशन है। देख लो चाहे पी का और एस का रिजल्ट ऐड कर दिया तो कंसोलिडेशन सामने आ गया। 1400 भाई तुम्हारा अकेले अकेले का प्रॉफिट 100,000, सब्सिडरी का 400, दोनों का मिला के कितना? 1400। देखो खत्म हो गया कंसोलिडेशन। पीएनएल कंसोलिडेशन में कुछ है ही नहीं बच्चा। भाई पीएनएल दोनों का आपको नहीं बनाना, पीएनएल दोनों का गिवन होगा अमिताभ जी का और अभिषेक जी का। अमिताभ कौन है हमारे यहाँ पे? पेरेंट कंपनी। होपफुली ये रिश्ता सब जानते हैं कि अमिताभ जी पेरेंट है और चाइल्ड कौन है? अभिषेक जी। तो अमिताभ जी और अभिषेक जी में बच्चों अपन को पीएनएल बैलेंस शीट कंसोलिडेशन हमने दोनों का सीख लिया। अब पीएनएल को कंसोलिडेट कर रहे हैं और पीएनएल के कंसोलिडेशन में सिर्फ दोनों का सिंपल एडिशन कर देंगे और ऐड करते ही मामला खत्म, बात खत्म। ये बड़ा आसान है, यकीन सा नहीं हो रहा। यही है बच्चों, बस कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे मैं बता दूंगा। बाकी तो मोटा मोटा तो यही है। दोनों के पीएनएल को जोड़ देना है, रेवेन्यू को, कॉस्ट को, जीपी को, ऑपरेटिंग को, पीबीटी को, टैक्स को, प्रॉफिट फॉर द ईयर को। सर एक बात बताओ, हमने जोड़ तो दिया, अब ये जो 1400 का जो प्रॉफिट आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे होल्डिंग बता रखी है, 80 और 20 बताया हुआ है आपको। इसका मतलब ये है कि अमिताभ जी यानी पेरेंट के पास 80% है और 20% एनसीआई के पास है। कितना? 20% एनसीआई। अच्छा बच्चों, पीएनएल से प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलता है। आई थिंक ये बात सबको मालूम है। अल्टीमेटली 1400 क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर ही है ना, पूरे साल का प्रॉफिट ही है कंपनी का। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से मुझे बता दो। अपन ने पीएनएल मैंने आपके लिए बना दिया, आपका काम सिर्फ इतना है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि इस 1400 में से हिस्सा किसको कितना मिलेगा, क्योंकि दो जनों को ही मिलता है।
एक मिलता है पेरेंट को और एक मिलता है सब्सिडरी को, मतलब एनसीआई को, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। भाई दो ही है, एक अमिताभ जी को मिलेगा, एक ऐश्वर्या जी को मिल जाएगा, अदर्स को मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो बच्चा डायरेक्टली 1400 का 80-20 कर रहा है वो ब्लेंडर कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखो, ये एग्जाम में सब बच्चे गलती करते हैं, छोटे छोटे नुआंसेस, यही चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। 80-20 400 का करना है, ये तो पूरा ही अमिताभ जी का प्रॉफिट भी ऐश्वर्या जी को दे दोगे क्या? जो सीधा सीधा लग गया सर, इसमें क्या है, बहुत आसान है, आप क्या पूछ रहे हो, 1400 का प्रॉफिट आया, 1400 का प्रॉफिट 80-20 में बांट देंगे। बांट दो भाई, आम जिंदगी। अल्फा जिंदगी नहीं हो पाओगे, फिर मेंटोर जिंदगी नहीं हो पाओगे, समझो। अरे भाई 1400 प्रॉफिट किसका है? दोनों का, अमिताभ जी का और अभिषेक जी का। आपको किसका प्रॉफिट बांटना है, अभिषेक का या अमिताभ का? तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल दिया, कभी रेशो में कंसोलिडेटेड मत बांट देना, हमेशा सब्सिडरी का प्रॉफिट बटेगा दोनों में, चाहे एनसीआई में चाहे पेरेंट में। तो ध्यान क्या रखना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कितना मिलेगा? 20% ऑफ 400, 80। भाई 400 का 20% तुम्हारा है ना ऐश्वर्या जी, 400 का बचा हुआ किसका है? 400 का बचा हुआ अमिताभ जी का है, और उनका खुद का 1000 रुपया तो उनका पूरा पूरा है ही, मैंने देखो लिखा है, common mistake warning to the students, don't split the total consolidated split 1400 between parent and NCI, always apply NCI percentage to only subsidiaries post acquisition profit, in this case driven 400k। भाई बात छोटी सी इतनी सी है कि पीएनएल का कंसोलिडेशन है तो मजेदार है, तो बिल्कुल सिंपल कि सर दोनों के रेवेन्यू ऐड कर देंगे, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल ऐड कर देंगे, जीपी आ जाएगा, जीपी ऑपरेटिंग सब सब कुछ सर ऐड कर देना है, बट ऐड करते करते एंड में गलती नहीं करना। 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया एनसीआई का शेयर बताओ, बच्चा 1400 को पूरे के पूरे अमिताभ के प्रॉफिट को भी बांट रहा है और अभिषेक के प्रॉफिट को भी बांट रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। अरे बैलेंस शीट में हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बांटते थे, स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मैं एग्री करता हूं, बट वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किसका होता था? नेट एसेट किसके होते थे? सब्सिडरी के। तो यहां भी प्रॉफिट किसका होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? समझो कुछ दिल की बात है। सर समझ गए, मैं बस कुछ एडजस्टमेंट ले आया। सर ये कुछ ही है ना, डर डर तो नहीं लगेगा सर हमें? डरने की क्या बात, जब सर है साथ तो डरना नहीं है। पहली एडजस्टमेंट, कई बहुत बार आता है एनसीआई का शेयर निकालो, एनसीआई का शेयर निकालो। सर अभी सिखाया आपने, एनसीआई का शेयर निकालने में क्या दिक्कत है सर? एनसीआई का शेयर अभी सिखाया आपने, सब्सिडरी का प्रॉफिट इनटू एनसीआई परसेंटेज। हाँ बिल्कुल यही करना है, कोई भी बच्चा इससे अलग नहीं करेगा। जो भी सब्सिडरी का प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है, उसका उस पर परसेंटेज लगा देना। एनसीआई के 20% एनसीआई था तो 80 इनका हिस्सा हो गया, बिल्कुल ठीक निकालेंगे, यही निकालेंगे। बस एक कैच ध्यान रखना, आपके लेवल पे जनरली एक कैच आ जाता है, क्या को मालूम है? अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, पेरेंट सब्सिडरी को सेल करेगा तो भी आ सकता है, सब्सिडरी पेरेंट को सेल करे तो भी आ सकता है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है फेक प्रॉफिट, नकली प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट। अब मान लो सब्सिडरी सेल करती है, सब्सिडरी सेल करती है पेरेंट को, तो ये जो 400 में, ये जो बच्चा 400 है, इस 400 के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडरी ने, क्योंकि आपने प्रॉफिट किसका लिया है? सब्सिडरी का, और सेल भी किसने किया है? सब्सिडरी ने। तो सब्सिडरी के इंडिविजुअल प्रॉफिट में फेक प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा? सोचो खुद से। भाई अभिषेक जी ने गुड सेल करे किसको? अमिताभ जी को, और आपके पास अभिषेक जी का पीएनएल है और अभिषेक जी का पीएनएल $400 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो मुझे ये बताओ, इस $400 में अभिषेक जी ने, देखो कंसोलिडेशन में तो अनलाइज प्रॉफिट कट जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो उठा ही नहीं रहे, हम एनसीआई का शेयर निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट उठाते हैं? सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट। और जितनी भी गलतियां सब्सिडरी के प्रॉफिट में हुई हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनको ठीक करके ओनर्स को शेयर बांटोगे या बिना ठीक करे बांट दोगे? ये बता दो मेरे को, बता। गलती पहले ठीक होगी या गलती ठीक नहीं होगी? पहले गलती रेक्टिफाई करके करेक्ट ट्रीटमेंट करोगे या बिना गलती को ठीक करे ही ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे? भाई डॉक्टर बिना बीमारी को ठीक करे ऑपरेशन स्टार्ट कर दे, ऑपरेट कर दे, बॉडी को क्लोज कर दे, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा? नहीं होगा।
वैसे ही आप भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डॉक्टर हो, आप समझो इस 400 के अंदर नकली प्रॉफिट है, फेक प्रॉफिट है, और वो कब आएगा? अच्छा, पेरेंट ने सेल किया है तो नहीं आएगा, क्योंकि तब तो डोंट रिड्यूस यूआरपी इफ पेरेंट इज सेलर, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब इससे ज्यादा लॉजिक आपको क्या बताऊं बच्चा, जब पेरेंट बेच रहा है तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? पेरेंट कमा रहा है। अब अमिताभ जी का प्रॉफिट थोड़ी लेंगे हम तो अभिषेक का प्रॉफिट लेंगे। जब सब्सिडरी सेलर है, देखो एक एक बात क्लियर लिख के लेके आया हूं, जब सब्सिडरी सेलर है मेरे दोस्त, तब मान लो $20 का एनालाइज प्रॉफिट है, तब $400 पे नहीं निकालना, पहले $20 माइनस करना, तो रियल प्रॉफिट कितना है सब्सिडरी तुम्हारा? $380। इसका 20%, इस सही प्रॉफिट का ही तो हिस्सा बांटोगे। फेक प्रॉफिट बांट के क्या करोगे? बैलेंस शीट में भी तो हम एनालाइज प्रॉफिट माइनस कर देते थे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालते वक्त, वहां भी डिडक्ट हो जाता था। स्टेप 2 में रिपोर्टिंग डेट कॉलम में तो वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को माइनस कर रहा था, और यहां भी ध्यान रखना है, whenever you are calculating NCI share, you take subsidiaries profit, individual subsidiary profit, not consolidated profit. First point. And the second point you should remember, all of you, that if there is analyzed profit because of subsidiary sold goods to parent, that URP need to be minus before calculating subsidiaries, or sorry, NCI share. आती है बात समझ? यहां तक मेरे दोस्तों को क्रिस्टल क्लियर? सर पहली एडजस्टमेंट पे गोली मार दी हमने, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड को बात समझा दी। याद रखना, तड़कती भड़कती बात एग्जाम में क्या पता जाते ही टेस्ट हो जाए। सर जी यहां तक तो मामला क्लियर है, और बताओ सर, और क्या बात है? दिल की दिल से तो बच्चा अगला होता है इंट्रा ग्रुप सेल। अच्छा, आपसी कोई इंट्रा ग्रुप सेल परचेज हुई है तो वो कैंसिल कर देना। अमिताभ जी ने अभिषेक को जो भी सेल किया है, अभिषेक ने अमिताभ को जो भी सेल किया है, पीएनएल में इंट्रा ग्रुप सेल कट जाती है। जैसे पेरेंट की सेल आपको दी है 8,000, सब्सिडरी की सेल आपको दी है 3,000। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि दोनों को ऐड कर दो, बट मान लो क्वेश्चन कहता है कि पूरे साल में दोनों के बीच सेल हुई है $1,000 की। अनलाइज प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, समझना। जैसे वहां पे बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल और पेबल को कट कर देते थे, यूआरपी तो अलग ट्रांजेक्शन है, यूआरपी तो प्रॉफिट एलिमेंट है, बट हम रिसीवेबल और पेबल को कट करते थे नहीं करते थे। जैसे बैलेंस शीट में आप रिसीवेबल और पेबल की धज्जियां उड़ा देते हो, वैसे ही बच्चा यहाँ पे इंट्रा ग्रुप सेल आ जाती है, और दोनों में से हमेशा माइनस होगा। जितना भी अमाउंट सेल किया है, बिना देखे कि कुछ अनसोल्ड रहा है नहीं रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मान लो क्वेश्चन तुम्हें कहता है पी, चाहे और पी ने एस को बेचा हो, एस ने पी को बेचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है पी ने एस को सेल किए $1,000 के गुड्स, ओके, जिसमें से अनसोल्ड रह गए वन थर्ड अनसोल्ड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बेचे जितने की भी थे, सेल और परचेज में तो पूरे रिकॉर्ड हुए होंगे। यहाँ हम अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए वन थर्ड देखेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना है तो वन थर्ड देखूंगा, बट सेल परचेज को हटाना है तो कोई वन थर्ड नहीं देखूंगा बाबू। ध्यान रखो 1,000 दोनों में से माइनस कर देना। और सर क्यों हटा रहे हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इंट्रा ग्रुप सेल्स आर नॉट रियल सेल्स। आपकी सेल और परचेज ओवर स्टेट हो रही है बिना मतलब के, नेट अमाउंट सेम आ रहा है बट अमाउंट तो ज्यादा दिख रहा है। आप किसी को सेल बहुत ज्यादा दिखा रहे हो बट रियल में आपकी सेल कम है, तो ये एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन है, मैनिपुलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ध्यान रखो, कहता है इंट्रा ग्रुप सेल अगर हुई है, दोनों में से माइनस कर देना, कॉस्ट में से कॉस्ट में हटा दोगे तो देखो 4800 और 1200 माइनस 1000, वैसे कितना बनता? 6000 बनता, बट 6 की जगह हम कितनी दिखाएंगे? कॉस्ट 5000, कॉस्ट कम कर दी, 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11,000 दिखा के ना दिखा के 10,000, तो दोनों का सेम अमाउंट ही होगा, क्योंकि जितनी उसकी सेल है दूसरे की परचेज होगी। तो याद रखो, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में इंट्रा ग्रुप सेल माइनस होती है, और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में इंट्रा ग्रुप परचेज माइनस होती है। दोनों का अमाउंट हमेशा सेम होगा। ये नहीं कि सेल गिवन है सर, परचेज तो गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में, हम माइनस कैसे करते? अरे कॉमन सेंस तो गिवन होता है जिंदगी में। एक की सेल दूसरे की परचेज है, कॉमन सेंस से नाता बिल्कुल ही छोड़ दिया है क्या? देखो बात समझ आ गई सर, यहां तक दिल लग गया, अब आगे बता दो। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, क्रिस्प क्रिस्प टू द पॉइंट आपसे बातें करना चाहता हूं, तो बात बात समझ रहे हो। क्या बताया पहले? पीएनएल का कंसोलिडेशन कितना इजी? वेरी इजी। कितना इजी? वेरी इजी। दोनों के पीएनएल ऐड कर दो, अमित और रवि भाई को दोनों को ऐड कर दिया, और टिक 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 आंसर आ गया। सर बांटते वक्त गलती मत कर देना। हाँ सर याद रखेंगे, एनसीआई का शेयर हमें किसके प्रॉफिट पे बांटना है? जो निकाला वो नहीं, एनसीआई का शेयर के लिए ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सब्सिडरी सब्सिडरी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा प्रॉफिट दे दो दे दो दो, और इस प्रॉफिट में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, हटाओ हटाओ हटाओ, साफ करो साफ करो, धूल लगी हुई है। भाई आप खाना बनाते हो, खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स, कोई सब्जी बना रहे हो, पहले उस सब्जी को धोओगे, बॉईल करोगे, उसे ठीक करोगे, साफ सफाई करोगे, फिर बनाओगे, सीधा बना दोगे? सीधा तो नहीं बनाओगे। तो वही बात ध्यान रखनी है।
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सर ये क्या है? ये सेम है जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में पढ़ाया था, कैलकुलेट यूआरपी सेम वैसे ही निकालना, इसमें नया कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, पढ़ाने को है ही नहीं, बात बार-बार एक ही बात रिपीट करने को अपने पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेम वैसे ही, जो वहाँ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सर वही नहीं पढ़ा। अरे अनसोल्ड स्टॉक, मार्कअप मार्जिन वो सब लगा के निकालोगे ना? कितना गुड्स नहीं बिका है, वो देख लो, जो उस गुड्स पे प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, मार्कअप मार्जिन निकाल लिया। और क्या करना, यहाँ बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट, बड़ी सिंपल, वहां तो बहुत चक्कर था, यूआरपी निकाल के देखना पड़ता था, स्टेप 2 में जाएगा अगर सब्सिडरी सेलर है, स्टेप 5 में जाएगा अगर पेरेंट सेलर है, बैलेंस शीट में एडजस्ट करना पड़ता था, यहाँ तो बैलेंस शीट बनानी नहीं है, पीएनएल बनाना है। लॉ कहता है अब बेफिक्र हो जाओ, चाहे पेरेंट ने बेचा हो सब्सिडरी को, चाहे सब्सिडरी ने बेचा हो पेरेंट को, दोनों में से किसी ने भी किसी को बेचा हो, कोई वरी ही नहीं करनी। क्या करना है सर फिर? कहता है कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना, यूआरपी विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना, क्या करवा रहे हो ये सर? ये तो हमारे दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहा, हमारा छोटा सा दिमाग और छोटा हो रहा है। आप कह रहे हो कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दो, बट यूआरपी तो हटाना होता है, आप इंक्रीज क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, मेरे आइंस्टाइन, एक बात बताओ, मैं कॉस्ट को बढ़ा दूं, मैं कॉस्ट को बढ़ा दूं या प्रॉफिट में से माइनस कर दूं, बात एक है या अलग है? जल्दी बताओ। मैं कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दूं, सॉरी प्रॉफिट में से माइनस कर दूं, या कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दूं, तो बात तो एक ही है ना। और पीएनएल में प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी, सीधा माइनस थोड़ी कर दोगे। तो लॉ क्या कहता है, अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि ये बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, इससे कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दो। कॉस्ट को तुमने बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का वो घट के आ जाएगा। और सिंस आप कॉस्ट ऑफ सेल दोनों की ऐड कर रहे हो, तो किसी ने किसी को भी बेचा हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों की ऐड करके इसको और ऐड कर दो। मोटा मोटा 4 ट्रांजेक्शन हो गई, अगर किसी बच्चे ने समझा हो तो। कि सर अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लिया सर, अब क्या करना है, जैसे ही अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा बच्चा आ जाएगा, बस कुछ नहीं, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना। तो 4 बात हो गई, पी की कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, एस की कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है। अनरियलाइज प्रॉफिट दिखा तो उसको भी ऐड कर देना है, चाहे पी ने एस को बेचा हो, चाहे एस ने पी को बेचा हो। और चौथी बात कौन सी है? क्या? चौथी बात ये है कि इंट्रा ग्रुप हो तो वो माइनस कर देना। पूरी प्रॉपर चारों बात की बात बन गई। देखो किधर लेके आगे पूरी चारों बात, ग्रुप का सीयूएस कैसे निकलेगा? अच्छा सेल्स में तो एक ही चीज है, सिर्फ इंट्रा ग्रुप। कहता है पी का सीयूएस, एस का सीयूएस, मोटा मोटा दोनों एडजस्टमेंट को एक भी कर दिया, और यूआरपी सर किसी ने किसी को भी बेचा हो, पी ने एस को बेचा हो चाहे एस ने पी को बेचा हो, प्रॉफिट तो हमें दोनों का ही कम करना है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो अल्टीमेटली नेट में तो माइनस ही हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको बेचा है। अनलाइज प्रॉफिट को निकालना कैसे है? सेम वही तरीका, अनसोल्ड स्टॉक, मार्कअप मार्जिन, कैलकुलेट अनलाइज प्रॉफिट। अनसोल्ड स्टॉक, मार्कअप मार्जिन, कैलकुलेट अनलाइज प्रॉफिट सर निकाल लेंगे। अनलाइज प्रॉफिट को सर आपने कहा था प्रॉफिट में से माइनस करना है, तो माइनस ही तो कर रहा हूं। कॉस्ट को बढ़ा दूं, कॉस्ट को इंक्रीज कर दूं या डायरेक्ट माइनस कर दूं, बात तो एक है। तो सीओएस को मैंने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। कॉस्ट को कम कर दूंगा तब प्रॉफिट बढ़ता, कॉस्ट को बढ़ाने से तो प्रॉफिट अल्टीमेटली गिरेगा ही। दिस अप्लाई मतलब पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडी और सब्सिडी सोल्ड टू पेरेंट, होपफुली सारी एडजस्टमेंट दोनों दूसरी और तीसरी को क्लब कर लिया। तो मजा तो यही है ना पढ़ाई का, बच्चा लिंकेज के साथ पढ़ने का जो मजा है वो और कहीं थोड़ी है। और सर के साथ चीजें लिंक कर पाओगे। समझे क्या बात को? नहीं समझे? अरे खाना खुद खाओ या कोई और खिला दे, बात तो एक ही है। नहीं बात एक नहीं है, सर कोई और खिलाए तो ज्यादा मजा आता है। पढ़ लो बेटा, कोई और खिलाए उस लायक बन जाओ पहले। देखो मेरे एग्जाम्पल भी लाए हम, इतने की क्या जरूरत थी। कहता है इंट्रा ग्रुप सेल 1000, कॉस्ट ऑफ स्टिल इन्वेंट्री 40% अनसोल्ड, मार्कअप 25%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 800, प्रॉफिट 200, यूआरपी 80, सब निकाल के दिया हुआ है। ध्यान रखना जितनी की भी सेल हुई है पूरा माइनस होगा। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, इंट्रा ग्रुप में हम अनसोल्ड नहीं देखते, इंट्रा ग्रुप सेल इज लाइक रिसीवेबल पेबल। पूरी की पूरी सेल माइनस होगी कॉस्ट ऑफ सेल से, और रेवेन्यू से भी होगी, मेरे को रेवेन्यू अभी दिखाया नहीं है बट रेवेन्यू में से भी माइनस होगी। और 80 प्लस कर दिया। सर यूआरपी क्यों प्लस कर दिया?
अरे अनरियलाइज़ प्रॉफिट से मुझे अपनी कॉस्ट को बढ़ा देना है, तो मैंने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया दोस्त, और मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो मेरा प्रॉफिट गिर गया। ये सब छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखना। सर 200 कैसे आया? 25% मार्कअप लगा दिया अनसोल्ड गुड पे 400 पे। ये 400 का आपका कितना गुड अनसोल्ड है? 40% अनसोल्ड बोला तो $400 की वैल्यू अनसोल्ड है। और मार्कअप की इक्वेशन क्या होती है? सर ने जो बता रखी है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, इससे आसान नहीं हो सकता। 100 प्लस 25 इक्वल 125, और जो गिवन है क्या है? गुड्स स्टिल इन इन्वेंटरी 40%, इंट्रा ग्रुप सेल, सेल गिवन है, डिवाइड बाय 125 और मल्टीप्लाई बाय 25। तो कितना आ गया भाई? 400 डिवाइड बाय 125 इंटू 25, 80 आ गया। सीख लो, ये बेसिक 10th क्लास की मैथ्स है, बट भूल गए होगे ना। 10th में पढ़ा और फिर 10th में टाइम भी इतना हो गया। समझे बात सर? और क्या बता रहे हो? एक है इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट और लोन। सर ये क्या है? P gives loan to S, P as interest income, S as interest income, P gives loan to S, P as interest income, S as interest expense। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम आपस में एक दूसरे को लोन दे दें, जनरली P दे दे S को, सब्सिडरी तो पेरेंट को नहीं देता है, पेरेंट सब्सिडरी को दे दे सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है ना कि अभिषेक जी को अमित जी लोन दे दें, अमिताभ जी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत खर्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमें इंटरेस्ट दे देना, हमारी इनकम हो जाएगी, तुम और तुम्हारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब तुम अकेले अकेले हो तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, जब तक तुम पराए हो तो बात अच्छी लगती है, बट जब तुम फैमिली के एंगल से देखो तो ये बात बहुत गलत लगती है। अरे आपस में इंटरेस्ट चार्ज करते हो, फैमिली हो। तो कंसोलिडेशन भी कहता है कि अगर कोई इनकम है जो इंट्रा ग्रुप है, तो दोनों में से पेरेंट की इनकम में से माइनस कर देना और उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देना, दिखाना मत। अरे एलिमिनेट बोथ इनकम एंड एक्सपेंस नॉट फॉर रियल ग्रुप। सॉरी, हैवी हैवी एडजस्टमेंट लाया हूं, बच्चे करके नहीं जाते, ये सब पता ही नहीं होता कंसोलिडेशन में, ये सब नॉलेज लेवल पे बच्चों पढ़ा नहीं होता, कहीं उन्हें पढ़ाया नहीं होता बच्चों को। तो समझ लो सर की बात, फैमिली के लेवल पे काहे की इनकम, तुमने खुद को लोन देके खुद से कैसे इनकम कमा ली? असलियत में लोन जब तक अभिषेक जी को आपको दिखेगा ना, तब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते। और जब देखोगे कि लोन मैंने खुद को दिया है, तब दिखेगा। एक एक तरफ इनकम दिखा रहे हो, एक तरफ एक्सपेंस दिखा रहे हो, आप कहोगे हटाओ। और हटाओगे कैसे? नजरें हटा लोगे, आंखें बंद कर लोगे, कैसे गायब होगा अकाउंट्स में? नजरें हटाओगे तो कहाँ जाओगे? आंखें बंद कर लोगे तो कब तक कर लोगे? आना तो पड़ेगा गली में भाई, फिर बुलाएगा एसीसी वाला, तो एग्जामिनर फिर बुला लेगा, फायदा नहीं है। उसी वक्त देखो, टैकल करो, फाइट करो, इजहार करो, और देखो बात बनती है नहीं बनती। जेन्युइन रिक्वेस्ट डालो। तो इनकम जिसने दिखाई उसकी इनकम नकली, जिसने एक्सपेंस दिखाया एक्सपेंस निकली। इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट निकाल लेना, लोन इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम माइनस कर देना दोनों से। इतना सा एडजस्टमेंट आपसे एक्सपेक्टेड करता है। सेम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी से कोई डिविडेंड मिलता है, अच्छा पेरेंट तो नहीं देगा ना कभी डिविडेंड, शेयर किसके पास है? शेयर पेरेंट के पास है, पेरेंट के शेयर तो सब्सिडरी पे नहीं है। तो अभिषेक ने कभी डिविडेंड दिया अमिताभ जी को, तो ये भी इंट्रा ग्रुप है, कैंसिल कर देना। और ये कैंसिल सिर्फ कहां से होगा? कैंसिल सिर्फ कहां से होगा, ध्यान रखना, ये सिर्फ पेरेंट के प्रॉफिट से होगा। इट विल बी कैंसिल्ड ओनली फ्रॉम पेरेंट प्रॉफिट, मेरा बच्चा। सर सब्सिडी के प्रॉफिट में कुछ होगा नहीं? अरे सब्सिडी के पीएनएल में थोड़ी आता है, डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट टू सोकी से आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। सो कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस कॉस्ट की क्लास देखना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट सोकी से होता है, रिसीव पीएनएल में होता है। तो पेरेंट के हम तो पीएनएल की बात कर रहे हैं, हम तो सोकी की बात ही नहीं कर रहे, तो हमारे से मतलब ही नहीं है कि सब्सिडी सब्सिडी जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया उसके वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा आपके लेवल पे, बट जिसको मिला भाई, देने वाला, देने वाले को क्या दुख? दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। खुशी किसकी है? जिसको मिला है। और वो खुशी क्या है? नकली है। नकली खुशी कब तक रहती है? तुम जैसे अकाउंटेंट आके उसको खत्म कर देते हैं, नकली चीजों को नहीं चलने देते। ऑडिटर और हमारे अकाउंटेंट तो कहता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय पी फ्रॉम एस, बाय पी फ्रॉम एस। पी कौन? पी कौन? पी फॉर पापा। मूवी देखिए ना एनिमल, पेरेंट्स लव। तो पी फॉर पेरेंट एंड एस फॉर चाइल्ड। सर चाइल्ड तो नहीं बना, एस फॉर सन बन गया, सन बना लेते हैं। सर डॉटर इंक्लूड नहीं होगी क्या? ऐसा हमारे साथ ही करोगे क्या?
नहीं, डॉटर भी इंक्लूड है। भाई हमारी बेटियां बेटों से कम थोड़ी है, तो बराबर बात है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय पी फ्रॉम एस इज इंटरनल एंड कैंसिल वा। अरे एस, तुमने कुछ दिया हमें, तुमने हमें कुछ दिया, और वो तुम हमें कुछ क्या दे सकते हो, हम खुद को कुछ क्या दे सकते हैं, तुम और हम अलग हैं क्या? ये इनकम नहीं दिखाना। और सर पेरेंट के प्रॉफिट, सब्सिडी के प्रॉफिट में कुछ होगा डिविडेंड का? नहीं। यहाँ पे तो हमने दोनों में किया था, क्योंकि उसने एक्सपेंस दिखाया, एक ने इनकम दिखाई है। बट क्या डिविडेंड एक्सपेंस होता है पीएनएल में? नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं। रिमूव डिविडेंड फ्रॉम पीज इन्वेस्टमेंट इनकम। और क्या, अरे यार क्वेश्चन भी लिया है। पीज 80% एस, पी 80% एस। देखो क्वेश्चन जरूर डाल लेता हूं मैं, आधी अधूरी चीज में मजा नहीं आता बच्चों के साथ कराने में मेरे को। नाम ही रिवीजन है, करा सब कुछ ही दे रहा हूं मैं तो। पी ओन 80% ऑफ एस, एस पे 100% डिविडेंड, पी गेट्स 100, रिमूव 80%। बस फर्क इतना है कि अब थोड़ा फास्ट करा रहा हूं ताकि ज्यादा चीजें कवर सकूं कम टाइम में। वैसे थोड़ा स्लो करा देता हूं बच्चों से मस्ती करते करते। दो वरी मत करो, बहुत अच्छा नॉलेज इस सीरीज में बच्चों सर ने आपको दिया है, और आगे भी देते रहेंगे। यूटिलाइज करो, अपना करियर बनाओ, सर को याद रखो। और क्या, P owns 80% of S, S pay $100 dividend, P gets 80, remove 80 from P's income। और क्या बच्चा? अरे तुमने P 80%, अच्छा उसने 100 का डिविडेंड दिया, बच्चे पूरा 100 हटा देंगे, पहली गलती। सर एस ने 100 का डिविडेंड दिया, सर ने पढ़ाया था हमें पेरेंट की इनकम से हटाना है, पेरेंट की इनकम से मैं हटा के आया हूं सर, वाह वाह सर तारीफ कर दो। अरे मेरा बाबू, ये देखा तूने, होल्डिंग सिर्फ 80% है, तो डिविडेंड भी 80 मिला होगा, 20% तो एनसीआई को मिला होगा, और एनसीआई बाहर के, उनके डिविडेंड की हमें परवाह नहीं, हमें तो उसके डिविडेंड की परवाह है जो हमें मिला है। तो उतना ही हटाना जितना मिला है, याद रखना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मल्टीप्लाई कर देना, पी गेट्स 80। सर रुक जाओ सर, एडजस्टमेंट्स खत्म ही नहीं कर रहे हो, एक के बाद धुआंधार एडजस्टमेंट्स लेके आ रहे हो। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट और मेरा बच्चा, और फिर मामला पूरे तरीके से खत्म। बस यही पीएनएल की एडजस्टमेंट थी सर, बस यही। क्या बात कर दी सर, खत्म। पहली एडजस्टमेंट आपने कहा एनसीआई के प्रॉफिट निकालते वक्त ध्यान रखना है कि सब्सिडी का प्रॉफिट लेना है, और यूआरपी अगर एस ने सेल किया तो लेना है। खत्म बात कर दी सर। हाँ, बड़े से बड़े 15-20 मार्क्स दिला दिए सर ने आपको आज। पीएनएल का क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले, गिफ्ट सर का। सर दूसरा क्या, अगर इंट्रा ग्रुप सेल है तो दोनों में से माइनस कर देंगे। हाँ सर, यूआरपी निकाल के ऐड कर देंगे दोनों में से किसी का भी। हाँ, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट है तो दोनों में से माइनस कर देंगे, बिल्कुल। डिविडेंड है तो पेरेंट की इनकम से माइनस कर देंगे, बिल्कुल। और मिड ईयर एक्विजिशन है तो सर मिड ईयर एक्विजिशन होता है क्या है, पहले तो ये तो बता दो सर। अरे भाई, क्या होता है कि मुलाकात, अब फादर बनने की कोई फिक्स डेट थोड़ी है, कभी भी बन जाओगे। 1 जैन को और 31 दिसंबर को ईयर एंड माने, तो जनरली अपन फादर कब बन रहे हैं? 1 जैन को मेरे दोस्त बन रहे हैं फादर। मेरे अभी तक के सब क्वेश्चनों में हम 1 जैन को मान रहे थे, बट फादर हो सकता है अपन 1 अप्रैल को बन जाए, 1 जून को बन जाए। अगर आप साल के बीच में कहीं भी फादर बनते हो, क्वेश्चन बताएगा डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लो 1 अप्रैल की दी, इसको हटा देते हैं, 2 डेट को कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो अपन फादर बने 1 अप्रैल को, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? सर इसे फादर बनना बोलेंगे। अरे नलायकों, इसे फादर बनना नहीं बोलेंगे, फादर बनना नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये सिखा रहा हूं कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड ईयर डेट ऑफ एक्विजिशन। ऐसी डेट ऑफ एक्विजिशन जो साल के बीच में हुई है। तो मेरा बाबू, इसका ध्यान रखना है, 1 जैन से 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। अपन देखो, प्रॉब्लम ये है कि मैं पीएनएल कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में भी अपन ने मीडिया एक्विजिशन की बात की थी, वहां अलग चीज थी, वहां स्टेप 2 में फर्क पड़ता था। तो मुझे रिपोर्टिंग डेट तक का रिटेन अर्निंग चाहिए था। डेट ऑफ एक्विजिशन का 2 तरीके से निकाल सकते थे, क्लोजिंग माइनस पोस्ट एक्विजिशन, ओपनिंग माइनस प्री, ओपनिंग प्लस प्री एक्विजिशन। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर मैंने 1 अप्रैल को डेट ऑफ एक्विजिशन करी है, 1 अप्रैल को डेट ऑफ एक्विजिशन करी है, तो मुझे पीएनएल में सारी फिगर फुल ईयर की दी हुई है। भाई मेरे को जितना भी पीएनएल में फिगर दिया हुआ है वो पूरे साल का दिया हुआ है। मैं कितने टाइम का लूंगा? जब से मैं फादर बनू। भाई इससे पहले तो मेरा हक नहीं है ना। अमिताभ जी अभी के फादर जब बने, भाई जब जब तक फादर नहीं बने थे तब तक तो अभी थे भी नहीं, तो ये बात तो आपको ज्यादा जमेगी नहीं। मान लो आप एक नॉन लिविंग चीज की बात कर लेते हैं, जब जब तुम नहीं थे तो भी वो थी। तो तुम्हारा उनसे जब रिश्ता बना, तो उससे पहले भी कई रिश्ते थे। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पुराने लैपटॉप की।
एक तुम्हारे को पुराना लैपटॉप तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, तुमने एक पुराने लैपटॉप को खरीद लिया, 80% तुम्हारा कंट्रोल है, 20% किसी और का, और तुम्हारा कंट्रोल साल के बीच में आया, तो उससे पहले भी वो किसी और का था। तो कहता है उस पीरियड को नहीं देखेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड को नहीं लेंगे पीएनएल में ऐड करते वक्त, मैं उसका रेवेन्यू कौन सा लूंगा आगे का, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी लूंगा आगे की, बस इतना सा फर्क हो जाता है और कुछ नहीं होता। मतलब कितना 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 महीने आगे का लोगे, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का। तो सर रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करें, मान लो मैं आपको समझाता हूँ, सब्सिडी का रिजल्ट पूरे साल का दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल पूरे साल का, मैं विजुलाइज कराने के लिए सब कुछ लाया हूँ आपके लिए, ये विजुलाइजेशन टेक्निक है सर की। तो सर ये सब पूरे साल का दिया हुआ है, और मान लो क्वेश्चन कहता है एक्विजिशन डेट 1 अगस्त, ईयर एंड 31 दिसंबर, तो भाई फादर बनने से पहले का पीरियड छोड़ दो, अपन जब फादर बने तब से ईयर एंड तक कितने महीने तक हम इस रिश्ता चल रहा है, अभी 5 महीने चला है, तो कहता है सारे रिजल्ट 5/12 हो जाएंगे, रेवेन्यू पूरा नहीं लोगे, कितना लोगे, 5/12, सब कुछ 5/12 होगा, क्योंकि यही हमारा है, उससे पहले वो उनका था, और हमें पास से कोई मतलब नहीं है। कहता है नाउ टेक, कट करा, देखो कैची का साइन बना दिया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कैची से कट कट कर दिए, रेवेन्यू कहता है 5/12 लेना, कॉस्ट ऑफ सेल सब कुछ क्या करना है, 5/12 लेना है, और फिर ऐड कर देना, जस्ट डू द कंसोलिडेशन, दोनों को प्लस कर दो, पेरेंट सब्सिडरी को ऐड करके ग्रैंड टोटल कर लो, दोनों को ऐड कर, आती है क्या बात समझ, आता है समझ। जी सर, एनसीआई के लिए भी ध्यान रखना, यहाँ पे एनसीआई का पॉइंट भी लेके आ गया, मीडिया एक्विजिशन में 2 बातों का बस ध्यान रखना है, प्लस करते वक्त, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम एनसीआई 20%, यूज ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी, और एनसीआई के लिए भी कौन सा लेना, पोस्ट एक्विजिशन, मतलब 275 में से ये 75,000 है, ये लेना, मतलब पूरा नहीं, देखो इसका पूरा प्रॉफिट साल का 180 था, मैं 180 नहीं लूंगा, 180 का कितना लूंगा, 5/12, एनसीआई का शेयर भी किस पे निकलेगा, टाइम अपोर्शन्ड। अरे भाई एनसीआई और हम सब कब आए तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे एक्विजिशन हमने जब आए तब से, उसके बाद जो तुमने कमाया हमें उससे मतलब है, तुमने उसके बाद 75,000 कमाया, तो मेरा 20% है, असलियत में 75,000 ही तो प्रॉफिट है, तो इसका 20% लेना, मान लो आपको 75,000 ना निकालिए, तो मैंने पूरा निकाल के दिखाया, डायरेक्ट निकालना हो तो 180 के प्रॉफिट का 5/12 इंटू एनसीआई का शेयर, डू नॉट इंक्लूड, देखो टीचर की टिप है, देख लो, डू नॉट इंक्लूड फुल ईयर सब्सिडी रिजल्ट, ओनली पोस्ट एक्विजिशन, आती है बात समझ। फाइनली बच्चों, ये हमारा पीएनएल का कंसोलिडेशन की मोटी मोटी बातें हो गई, कुछ खास था नहीं, मीडियर एक्विजिशन में भी कोई बात आती नहीं, मीडियर एक्विजिशन में भी आपको ध्यान यही रखना है कि फलसफा इतना सा ही है, बात सिर्फ इतनी सी है, जब से हम आए तब से रिजल्ट आए, तब तक का डाटा लेना है, उससे पहले का नहीं लेना, बाकी कोई और एडजस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता, बाकी सब जैसा है वैसा चलता रहे, बाकियों में कोई परेशानी नहीं है। सर पीएनएल का कंसल्टेशन ओवर, बिल्कुल ओवर बच्चा, प्रैक्टिस करो अब, और क्या, प्रैक्टिस करना रहता है, जितना करोगे उतना होगा भाई, मेहनत तो करनी होगी बच्चा, पेपर तो आपके हैं सर के नहीं, सर के तो होली है पेपर, टाइम आपका है, आपके लिए, तो करो वर्क। सर एसोसिएट क्या आ गया ये, तो बच्चा ये थ्योरी आता है, इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा आपके लेवल पे, तो कैलकुलेशन लेवल पे आप इसको नहीं पढ़ना, एफआर में जाना, जनरली आता है ये कैलकुलेशन एसोसिएट का, आपको थ्योरेटिकल लेवल पे बट इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप समझ जाना। एसोसिएट का फंडा मैंने आपको बताया भी होगा पहले भी, एसोसिएट का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मतलब एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नो कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल, ना मेरा अकेले का ना किसी के साथ मिलके कंट्रोल तो नहीं है, बट मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है, 20 to 50% वोटिंग राइट हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मान लो 5 में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके कंट्रोल में है, ये, और आप क्या पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो, तो जनरली कहता है कि अगर आप किसी कंपनी में 50% से ऊपर होल्ड करते हो तो सब्सिडरी हो, 20% से कम होल्ड करते हो तो अनजान हो, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, बट 20 से 50 होल्ड करते हो तो वो कंपनी सब्सिडरी तो नहीं है, बट वो एसोसिएट, मान लो अगर मैं किसी में 25% कम होल्ड करता हूँ, रिलायंस के अंदर मैंने 25% शेयर ले लिया, तो अब मैं रिलायंस को सब्सिडी नहीं कहूंगा, बच्चा नहीं बताऊंगा उसे, मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी चलती नहीं है, बट मैं उसका दोस्त बन गया हूँ,
अब मैं उसको राय दे सकता हूँ, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। भाई दोस्त क्या करते हैं? अपन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और जब हो जाता है तब कांड हो जाता है। दोस्त ने तो कह दिया कि ले ले परमिशन, गोवा चलते हैं, घर वालों से बात करके आ। आप पहुंच गए जो जोश में इन्फ्लुएंस होके, बट कंट्रोल तो घर वालों के पास है, घर वाले डिसीजन लेंगे, और उन्होंने गोवा के नाम से जो जो कंट्रोल दिखाया आपको, उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या क्या हुआ होगा। तो याद रखना, एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नो कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, होल्डिंग 20 to 50% ऑफ वोटिंग राइट। मैं 20 to 50% ऑफ वोटिंग राइट होल्ड करता हूँ, 20 से 50% का वोटिंग राइट बच्चा अगर होल्ड करता हूँ तो उसे क्या कहेंगे? एसोसिएट को कहेंगे। इसके बीच में अगर वोटिंग राइट नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड से भी हो जाता है, ये भी एक थ्योरी में आ सकता है। मतलब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब एक बात ये मान के चलो कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता हूँ, सारे नहीं, सारे करोगे तो सब्सिडरी बन जाएगी, 50% से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल हो गए तो सब्सिडरी होगी। आप एक को कंट्रोल करते हो, एक या एक से ज्यादा को कंट्रोल करते हो तो एसोसिएट है, और पॉलिसी मेकिंग में डिसाइड कर सकते हो। तो सर एसोसिएट बनने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता बच्चा, एसोसिएट बनने से कंसोलिडेशन जब आप करोगे तो उसमें इक्विटी मेथड यूज करोगे। आपको कुछ नहीं जानना है ज्यादा, एक मेथड यूज होता है एसोसिएट की अकाउंटिंग में, कौन सा? इक्विटी मेथड। अभी एग्जाम के लिए बस इतना भी पता हो तो आप थ्योरी क्रैक कर लोगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे आप कॉस्ट मेथड फॉलो करो चाहे इक्विटी मेथड फॉलो करो चलेगा, बट एसोसिएट को कंसोलिडेशन में कैसे दिखाना है, समझो बात को, ये मुद्दा क्या मैं बता रहा हूं। देखो, अमिताभ जी और अभी जी, ये एक रिश्ता है। तो अमित और अभी का जो रिश्ता है ना, वो तो पेरेंट का और सब्सिडरी का है। अमित जी का अभी में 50% से ज्यादा कंट्रोल है, तो इस वजह से इनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है। बट अमित जी का एक दोस्त भी है, आ, मान लो अमित जी के कोई दोस्त का बोले तो, से तो कोई सर को याद नहीं आ रहे अमित जी के कोई खास दोस्त, काफी टाइम से कोई अमित जी की दोस्ती के चर्चे। अमित जी अब न्यूज में कम हो गए हैं, वायरल कम हो गए हैं, तो मान लेते हैं कि अमित जी के बहुत खास दोस्त हैं देवानंद जी, थे मतलब, देव जी। तो देव जी अमित जी के दोस्त हैं, अमित जी इनमें मान लो 25% होल्ड करते हैं। तो देव जी की अकाउंटिंग अमित जी दो जगह करेंगे, एक अब कंसोलिडेशन के अंदर क्योंकि वो कंसोलिडेशन बना रहे हैं तो यहां भी दिखाना पड़ेगा, और एक इनकी खुद की सेपरेट, जो अमित जी की खुद की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी करेंगे। तो लोग कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम जैसे चाहो वैसे दिखाओ, जितना तुमने पैसा लगाया कॉस्ट पे दिखाओ, बट कंसोलिडेशन में सिर्फ तुम्हें एक ही मेथड में अलाउ करूंगा जिसका नाम है इक्विटी मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? इक्विटी मेथड। तो ध्यान रखना, अच्छा, एसोसिएट की वजह से कंसोलिडेशन नहीं होता, कंसोलिडेशन हमेशा 50% से ऊपर पे होता है, कंसोलिडेशन हमेशा 50% ऊपर पे होता है। तो देव की जो अकाउंटिंग होगी बच्चों, देव की बच्चों जो अकाउंटिंग होगी वो कैसे होगी? देव की अकाउंटिंग कंसोलिडेशन में इक्विटी मेथड से। सर इक्विटी मेथड क्या है? तो इक्विटी मेथड में हम जितना पैसा देव में लगाया प्लस उसके प्रॉफिट का हिस्सा सब ऐड कर लेते हैं। तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में बाद में इक्विटी मेथड, अभी के लिए लर्न कर लो कि इक्विटी मेथड का मतलब है कि देव की अकाउंटिंग कंसोलिडेशन में इक्विटी मेथड से होगी, और सिंगल में सारी मर्जी है। अच्छा, सिंगल में इक्विटी भी दिखाना चाहो, कॉस्ट, जो तुम्हारा मर्जी है, याद रखना वहां ऑप्शनल है। आई बात समझ? तो इतना सा ध्यान रखोगे एसोसिएट के लिए। कब बनते हैं एसोसिएट और क्या है कहानी एसोसिएट की बच्चों, तो ये सर ने आपको बताया। दूसरा, कंट्रोल की डेफिनेशन की डिटेल भी लेके आ गया, जरा सी थ्योरी कंसोलिडेशन की, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो कंट्रोल, एक तो आपका वोटिंग राइट 50% से ऊपर का मैं अभी तक पढ़ा रहा था। दूसरा कहता है डिविडेंड के पास राइट होने चाहिए, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इवन विद लेस देन 50% कंट्रोल में एग्जिस्ट थ्रू एग्रीमेंट, गवर्नेंस राइट और बोर्ड कंट्रोल। तो सिंपल सी बात, एक लास्ट में कह दिया कि जैसे ऊपर हमने एसोसिएट के लिए पढ़ा ना, कि आपका एसोसिएट 20 to 50% पे बन सकता है, बट अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है, बोर्ड में कंट्रोल है, थोड़ा सा छोटा सा कंट्रोल है, तो भी आप क्या बन सकते हो? एसोसिएट। वैसे ही सब्सिडरी जनरली बच्चों को सिर्फ एक बात पता होती है कि सर 50% से ज्यादा वोटिंग राइट, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट, वो बात ठीक है आपकी, बट अगर वोटिंग राइट मेरे कम है बट मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता हूँ 50% से ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कंट्रोल में है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कंट्रोल में है। समझो बाबू, अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सिंपल सा है कि मेरी कंपनी में चलती है, तब भी कंट्रोल माना जाएगा। तो लर्न कर लेना ये सारे पॉइंट जो सर ने आपको शो करे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रोल हो तो भी बन जाएगा, जॉइंट कंट्रोल से भी बन जाता है। मेरे पास 30 है, मेरे दूसरे के पास 20-25 है, दोनों ने मिलकर कंट्रोल कर रखा है, तो भी हो सकता है कि हमारे पास कंट्रोल आ जाए। तो एबिलिटी टू यूज एंड पावर इन्फ्लुएंस, governance, right, board control, exposure to variable return, all these factors together can generate control over another party, not only holding of shares. आती है बात समझ? तो ये आपका पूरा एफए के लेवल पे कंसोलिडेशन का बात खत्म होता है सर की तरफ से। सर ने इसमें एक एक चीज आप लोगों से डिस्कस कर ली है बच्चों। आपको वरी बिल्कुल नहीं करना है, सारी की सारी चीजों को ढंग से पढ़ना। जितना मैंने पॉइंट बता दिया ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं। एक बार आपने तीनों क्लासेस को दोबारा देखो, बार बार देखो, समझो, थोड़ा स्लो स्लो देखो, चीज़ों को नोट करो, समझो सर ने क्या कहा, फिर उन्हें अप्लाई करो। देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये एफआर के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, एसबीआर के लिए इन क्लासेस को देख रहा है, तो उसका भी कंसोलिडेशन का बेस तैयार हो जाएगा। तो हर किसी को ये क्लासेस फायदा देंगी। तो वही है सर का मकसद, कि आप सबको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। तो लेते हैं बच्चों, अलविदा आज के लिए। मिलेंगे फिर एक और नए सेशन में, नई बातों के साथ, नई यादों के साथ। तब तक के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।